करते हैं और आज कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट कम से कम पॉलीमॉर्फिज्म खत्म हो जाए। बाकी जो वीकडेज से आता है, तुम तो 720 आओगे कल से, ठीक है। और कौन बचा? एक तुम हो गया, एक सानिया, दो तुम। अपने बैच से बस 2 ही लोग आए हो, बाकी सब गए हो ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमने कल ना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पढ़ा था और मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में बताया था कि देखो भैया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तब हम यूज करते हैं कि जब हम नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर का बिहेवियर एक स्टैटिक डेटा मेंबर की तरह चाहते हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर को डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर यूज कर लेंगे। ये तो पहला सिनारियो था। सेकेंड सिनारियो, अब आप कह रहे हो सर एक बात बताओ, ये जो नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर है, ये नॉन स्टैटिक है तो हर बार इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? चेंज होनी चाहिए। हम सेम नहीं चाहते हैं आपकी, क्योंकि यार देखो, कस्टमर की कोई भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। एक प्रोग्रामर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे चेंजेस करता है, तो उसके दिमाग में जो चीजें चलती है उससे अकॉर्डिंगली वो क्या करता है, कोड करता है। अब आपको क्या करना है कि अब हमारी नीड ये है कि भैया नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर है तो हमसे सेम वैल्यू नहीं चाहिए, हर बार एक नई वैल्यू चाहिए, लेकिन मुझे ना कंस्ट्रक्टर का ही यूज करके करना है। तो उसके लिए हमारे जावा ने हमें एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर दिया है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर को बार बार वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, नई असाइन कर सकते हैं। तो हमने इंट आईडी, स्ट्रिंग नेम, इंटू सैलरी, हमने तीनों ऐड कर दिया और हमने यहाँ पे आईडी कर दिया, यहाँ पे हमने नेम कर दिया और यहाँ पे मैंने सैलरी कर दिया। अब भैया हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो कैसा है, पैरामीटराइज है, मतलब 3 आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर है। इसका मतलब जहां पे आप कंस्ट्रक्टर कॉल करोगे वहां 3 वैल्यू भी आपको क्या करना होगा, पास करना होगा। तो मैंने ये पास किया, इसका नाम रखा विजय, सैलरी दे दिया, उसी तरह 102 कॉमा नेम दे दिया अमित, सैलरी दे दिया, उसी तरह तीसरा कंस्ट्रक्टर 103 नाम प्रिया, सैलरी, यहां भी सैलरी ज्यादा नहीं दे सकता, ठीक है। कभी भी नोटिस करना, सैलरी जब भी दूंगा लड़कियों को तो कम दूंगा। इसीलिए मेरे को पता है, पिछले वाले कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए नहीं जा भेजते थे मेरे को ना, लड़कों का होता तो इंटरव्यू मैं जाता था लेने। इस चक्कर में 30 लड़के आते थे और भाई मैं 2010 का ठहरा। मेरे बेसिक क्वेश्चन होते थे, भाई ये बताना कि स्टैटिक डेटा मेंबर को फर्स्ट मेमोरी कब मिलती है, और जब स्टैटिक डेटा मेंबर को फर्स्ट मेमोरी मिलती है तो क्या मिलती है, ओरिजिनल वैल्यू मिलती है कि डिफॉल्ट वैल्यू मिलती है कि गार्बेज वैल्यू मिलती है? ऐसा क्वेश्चन पूछ देता हूँ, बेचारा वही ढेर हो जाता है, क्योंकि उसको तो इतना पढ़ क्या है कि देखो भैया, जिस क्लास में एक नाम से अगर मल्टीपल मेथड होता है उसको हम मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। जब पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास का दोनों का मेथड सेम होता है तो उसको मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। ये दो तो उप्स में पढ़ के आता है। इनफैक्ट उसको दिस और सुपर पता होता है, लेकिन दिस मेथड और सुपर मेथड नहीं पता होता है। तो लगातार मेरे लड़के तो हो ही जाते हैं, लास्ट में मैं कहता यार चलो कर ले, तो 2-3 बार लड़कियों का इंटरव्यू देने के लिए भेजा गया। ओ भाई साहब, वो तो पहले ही क्वेश्चन में सर रहने दो, हमारे बस की बात। मैंने कहा ठीक, मैं भी यही चाहता था। उसके बाद मेरे टीएल ने मना कर दिया, भाई तू इंटरव्यू लेने नहीं जाएगा, अब मैं जाऊंगा। वो भाई साहब जब भी जाता था तो लड़कियां ही ज्वाइन होती थी, लड़के होते ही नहीं थे। चलो क्या आ रहा है, क्या बिना दिस का नहीं होगा वो, अब बिना दिस का ला दूं तो
वो आप फिर वो चेंज होगा ना अलग अलग। अब बिना नाम चेंज किए ला दूं तो तब आगे आगे नहीं बोलना चाहिए। मैं चाहूं तो बिना दिस का भी ला सकता हूं, पूछो कैसे। तो एक नया तरीका बता दिया। नहीं चलेगा कि नहीं। ये है लफड़ा। कैन नॉट, अगर ये मेथड होता तब होता, मेथड नहीं है तो नहीं है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर है ना। कंस्ट्रक्टर ऑन द स्पॉट क्या करेगा, इनिशियलाइज करेगा। नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा, एक अलग से गूगल का ऑब्जेक्ट बनाओ, उसको फिर पास करो। तो ये सही तरीका नहीं है। तो यहाँ पे क्या यूज कर लो, दिस। तो किसको छींक आने लगी, या संभल के चलो, ये मौसम बहुत खतरनाक है। सबकी वैल्यू आने लगी। चलो ये रहा हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, इसे नोट करो। अब अगला बताता हूं कंस्ट्रक्टर चेंज। तो वो कहाँ है सारी, तो वो कब आएगी, 12 बजे। तुम अकेली आ गई, नाश्ता वास्ता मिला है, क्या मिला था?
ऐसा ना उठेगा उसके हाँ लक्ष्य मैं तो बना के तो हो ही जाएगा, मैंने तो कहा ही। ऐसे ही करेगा। हो गया, जो जल्दी करो।
हो गया। अब आगे देखो, हमारे पास ना एक कंस्ट्रक्टर चेनिंग होता है। अब ये कंस्ट्रक्टर चेनिंग क्या होता है? मान लो आपने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, इसका नाम रखा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिया आपने। इसके अंदर आपने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसके अंदर हमने प्रिंट करा दिया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये हमने पहला कंस्ट्रक्टर बनाया। इसी तरह दूसरा कंस्ट्रक्टर हमने बनाया। इसके अंदर एक आर्गुमेंट पास कर दिया, और हमने x को प्रिंट करा दिया। फिर अगला हमने बनाया int x कॉमा int y। हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। और हमने x प्लस y कर दिया। एक और कंस्ट्रक्टर बनाया हमने, इसके अंदर 3 आर्गुमेंट पास किया हमने। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो हमारे पास कितने कंस्ट्रक्टर है? एक कंस्ट्रक्टर है, 2 कंस्ट्रक्टर है, 3 कंस्ट्रक्टर है, 4 कंस्ट्रक्टर। अब आप मान लो अपने प्रोग्राम में किसी कंस्ट्रक्टर को कॉल करना होता है, तो हमें क्या करना पड़ता है? उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया हमने, और इसको हम कहते हैं जब किसी कोई ऑब्जेक्ट का कोई नाम नहीं होता है। और कब ऐसा हम करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का नाम नहीं बनाते हैं या ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, जब हमारे क्लास में कोई भी मेथड ना हो, कोई भी डेटा मेंबर ना हो, तो उस कंडीशन में हम कैसा ऑब्जेक्ट बनाते हैं? एनोनिमस ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसका कोई नाम नहीं होता है। एनोनिमस ऑब्जेक्ट केवल और केवल कंस्ट्रक्टर को चलाने का काम करता है, केवल और केवल कंस्ट्रक्टर को चलाने का काम करता है। ये मैंने सेव किया, टाइप किया और रन किया। क्या आ रहा है? केवल एक ही कंस्ट्रक्टर चल रहा है। मेरा बाकी का 3 कंस्ट्रक्टर तो चल ही नहीं रहा है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा अगर तीनों को चलाना है? तो मैंने लिखा न्यू गूगल, इसके अंदर कितना पास कर दिया? n पास किया, सेव किया, कंपाइल किया और रन किया। कितना चला? क्योंकि हमने 2 कंस्ट्रक्टर को कॉल किया तो 2 चला। इसी तरह मैं क्या करूंगा, तीनों को कॉल करूंगा। दूसरे में क्या पास कर दिया? 10,20। तीसरे में क्या पास कर दिया? 20,30। सेव किया, कंपाइल किया और रन किया। क्या चारों का आउटपुट आने लगा? लेकिन एक बात समझना कि ठीक है, चारों का ऑब्जेक्ट वैल्यू आ रही है, चारों का आउटपुट भी आ रहा है। अभी तो हमारे क्लास के अंदर 4 कंस्ट्रक्टर केवल पड़े हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे क्लास के अंदर 100 कंस्ट्रक्टर हो, 200 कंस्ट्रक्टर हो, 400 कंस्ट्रक्टर हो। अब सिचुएशन में आप क्या करोगे? आप तो फंस गए। आपको इतना सारा क्या करना पड़ेगा? मेमोरी एलोकेट करना होगा। क्या करना होगा? मेमोरी
क्योंकि अगर एक ऑब्जेक्ट बन रहा है तो न्यू ऑपरेटर भी तो चल रहा है, दूसरा कंस्ट्रक्टर चल रहा है, फिर न्यू ऑपरेटर चल रहा है, तीसरा कंस्ट्रक्टर चल रहा है, फिर न्यू ऑपरेटर चल रहा है, चौथा कंस्ट्रक्टर चल रहा है, फिर न्यू ऑपरेटर चल रहा है। अगर मान लो ऐसा हमारे क्लास में 100 कंस्ट्रक्टर होगा, हमें क्या करना होगा, 100 बारी कंस्ट्रक्टर को चलाने के लिए न्यू ऑपरेटर चलाना होगा। इससे हमारा परफॉर्मेंस क्या होगा, स्लो होगा, क्योंकि जो प्रोग्राम जितना मेमोरी ऑक्युपाइड करता है वो उतना ही इसका परफॉर्मेंस क्या होता है, स्लो हो जाता है। अब इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमारे जावा ने कहा कि एक काम करो कि आप एक कंस्ट्रक्टर को कॉल करो, हम बाकी सारे कंस्ट्रक्टर को उसके अंदर से कॉल कर लेंगे, और इसी को हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर चेनिंग कहते हैं। लेकिन हाउ टू अचीव कंस्ट्रक्टर चेनिंग, कैसे अचीव करेंगे, किस मीडिएटर के थ्रू अचीव करेंगे, कौन सा पॉइंट हमें यूज करना होगा जिससे कि हम एक कंस्ट्रक्टर को कॉल करें और बाकी का सारा कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल हो जाए। तो मैंने क्या काम किया कि मैंने केवल डिफॉल्ट वाले को कॉल किया। किसको कॉल किया है, अब ये डिफॉल्ट वाले को कॉल करेगा, ये जाएगा इसके पास। हमारे पास एक मेथड होता है जो किसी भी करेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का काम करता है, और उस मेथड का नाम होता है दिस मेथड। क्या नाम होता है, अब दिस मेथड होता जैसे है वो ऐसे होता है। अब ये डिसाइड करेगा कि भैया तुम किस, आपने कॉल किया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के पहले लाइन पे दिस मेथड है, क्योंकि दिस मेथड कहता है कि देखो भैया अगर मेरे को यूज करना है तो कंस्ट्रक्टर के पहले लाइन में आप यूज करोगे, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये कहता है कि अगर आपके पास 100 कंस्ट्रक्टर है तो 99 में तो दिस मेथड होगा, लेकिन एक ऐसा कंस्ट्रक्टर होगा जिसके अंदर दिस मेथड नहीं होगा, क्योंकि दिस मेथड अगर 100 के 100 में हो जाएगा तो वो सर्कुलर में चलने लगेगा, कभी भी उस लूप से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो दिस मेथड कहता है पहला रूल कि दिस मेथड अगर आपको यूज करना है तो कंस्ट्रक्टर के फर्स्ट लाइन में यूज करना है। अगर दिस मेथड यूज करना है तो अगर आपके पास 5 कंस्ट्रक्टर है तो उसमें से एक कंस्ट्रक्टर के अंदर दिस मेथड नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, आपको डिसाइड करना है कि ये दिस मेथड के अंदर से आप पहले आर्गुमेंट वाले को कॉल करना चाहते हो कि 2 आर्गुमेंट वाले को कॉल करना चाहते हो कि 3 आर्गुमेंट वाले को कॉल करना चाहता हो। मैं कहा कि यार मैं हायरार्की फॉलो करूंगा, मैं किसको कॉल करूंगा, 1 आर्गुमेंट वाले को कॉल करूंगा। इसके पहले लाइन पे आया, दिस मेथड यूज किया और इसके अंदर मैंने 10, 20 डाल दिया, तो ये किसके पास जाएगा, इस वाले के पास जाएगा। अब मैंने क्या किया, इसके पहले लाइन पे दिस मेथड कॉल किया और 10, 20, 30 ये हमने पास किया और सेव किया। अब हमने क्या किया, राइट क्लिक किया, ओपन कंटेनिंग फोल्डर इन सीएमडी जावा सी, हमने कंपाइल किया, उसके बाद रन किया और आप देखोगे कि हमारा, हमने कितने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, केवल और केवल एक कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, और आप देखोगे सारा का सारा चल गया, क्योंकि हमने दिस मेथड का यूज करके कंस्ट्रक्टर चेनिंग को अचीव कर लिया। इसे नोट कर लो। अब बहुत सारे लोग बुक्स खत्म कर लेते हैं, उनको आज तक नहीं पता चला कि ये कंस्ट्रक्टर चेनिंग क्या होता है। विजय सर, हेलो सर। हाँ सर एक ही बताइएगा, क्या इसके अंदर भी क्या नेस्टेड वाला कॉन्सेप्ट होता है क्या हमारा? क्या चीज, इसके अंदर भी क्या नेस्टेड वाला कॉन्सेप्ट हो, जैसे नेस्टेड लूप वगैरह चलते हैं हमारे, तो क्या कंस्ट्रक्टर के केस में भी जैसे चेनिंग हमने डिस्कस करा अभी, क्या उसके अंदर भी ये वाला प्रोसेस है हमारे पास नेस्टेड वाला? अब तुम्हारी बात नहीं समझ में आ रही मेरे को, तुम कॉल कर लेना जब थोड़ी देर के बाद ना। ठीक है।
जब एक कंस्ट्रक्टर के अंदर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं। आज तो कितने लोग पूजा वूजा करके आए हो? तुमने पूजा की हो? हो गया? आज से 15 साल पहले मैंने ना एक बार नवरात्र में चिकन खा लिया। चिकन खा लिया, बड़ा परेशान था, या नहीं खाना चाहिए था, नहीं खाना चाहिए। तो मैं अपने पापा के पास गया। मैं बाहर भी खा लेता था, मैं बचपन से ही बाहर भी, मतलब बाहर का खाने का बहुत ज्यादा वो था। होटल का खाना खा लेता था, घर का खाना जैसे दूसरे का, मतलब घर में किसी का खाना मेरे को पसंद नहीं आता था। मेरे को या तो खुद का बनाया पसंद आता था, या होटल में जाता हूँ तो ये भी कि उसके हिसाब से बना हुआ, मैं खुद बनवाता हूँ खड़े होकर, भाई ये डाल देना, ये डाल देना। चिकन खा लिया, पापा के पास गया, मुंह लटकाए हुए, तो पापा कह रहे क्या हो गया? मैंने कहा कुछ नहीं, चिकन खा लिया। कह कोई नहीं, चिकन को थोड़ी पता है कि नवरात्रि चल रहा है। मैंने कहा यार ये भी पॉइंट वाली बात है, चिकन को, मुर्गे को थोड़ी पता है कि नवरात्रि चल रहा है। पापा को अल्टीमेट हो गया। तो जो मैंने लिस्ट बनाया था इनकैप्सुलेशन का, तो अगर ध्यान दोगे आप लोग तो नियर अबाउट सारा कवर हो गया होगा। सुनाई नहीं दे रहा है, इतना आराम से बोल रही हो जो। क्या कह रही है? नोट्स
तो नोट्स कहाँ है मेरे पास? मैंने तो पूरा कोर्स से ही पढ़ा है ना। थ्योरी का जमाना चला गया है यार। पेशेंस चाहिए, थ्योरी पढ़ने के लिए पेशेंस चाहिए। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास वो पेशेंस है? अभी लिखवाना शुरू करूंगा, आधे घंटे के बाद सब गायब हो जाओ। मतलब भेज दो ना। मैं भेज ही नहीं सकता ना, लिखवा सकता हूँ भले। भाई मैं उस जमाने से, उस जनरेशन से बिलोंग करता हूँ जहां खाना खुद पकाओ खुद खाओ। पका पकाया खाना जो खाने की आदत लग जाती है ना, तो फिर वो ना इंसान कुछ सीख ही नहीं पाता है। खुद बनाओ, खुद टेस्ट करो। चावल थोड़ी गीली होगी, पहले बाद में रोटी थोड़ी पाकिस्तान बनेगी, हिंदुस्तान बनेगा, फिर गोल बनेगा, फिर सूखा बनेगा, फिर थोड़ा जलेगा, फिर धीरे धीरे वो लाइन पे रोटी। मेरे को रोटी बनाने में कम से कम 1.5 से 2 साल लगा। आज देखो इतना बढ़िया रोटी बनाता हूं मैं। मुझे तो बस सिंपल सी एक लड़की चाहिए जो कमा के दे मेरे को 1-1.5 लाख। बाकी सारा काम तो मैं घर का कर दूंगा। इसीलिए ऑटोमेटिक मैंने मशीन भी ले लिया। पहले वो वाला था, सेमी ऑटोमेटिक था, अब इस बार फुली ऑटोमेटिक ले लिया। यही 5-6 दिन पहले। कपड़ा डाल दो और बंद भी करना है ना तो यहां से बंद कर दो। जमाना बदल गया। हो गया? चलो भाई, तो मेरे को लगता है कि इनकैप्सुलेशन हमारा कवर हो गया। इनकैप्सुलेशन का पार्ट हमने पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ा एक बार अपने माइंड में वो कर लो, रिवाइज कर लो, फ्लैशबैक में देख लो। क्लास, ऑब्जेक्ट, रेफरेंस वेरिएबल, रेफरेंस आईडी, नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर, स्टैटिक डेटा मेंबर, कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, दिस कीवर्ड, डेटा शैडोइंग, कंस्ट्रक्टर चेन। दिस करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, और दिस मेथड जो होता है वो करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो अब दिस और दिस डॉट, दिस और दिस डॉट क्या कहलाता है? आगे आप पॉइंट लगा देते हैं ना। भाई पॉइंट लगाते हैं तो उसके अंदर का जो वैल्यू होगा उसे एक्सेस कर लेंगे, और दिस करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। भाई दिस डॉट लगाओगे तभी तो उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी उससे बाहर निकाल के लाओगे। आगे देखो, अगला हमारा है वन नेम मेनी फॉर्म। एक नाम कई रूप। जैसे हमारी देवी माँ, देवी तो एक ही है लेकिन उनके रूप क्या है? अनेक है। तो जावा के हिसाब से वो क्या कर रही है? पॉलीमॉर्फिज्म कर रही है। देखो सिंपल, अगर कनेक्ट होना है तो कहीं से भी कनेक्ट हो। भाई देवी माँ के कई रूप है कि नहीं है? बहुत सारे रूप है, लेकिन देवी माँ तो एक ही है ना, लेकिन उनके रूप क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। इसका मतलब देवी माँ भी क्या कर रही है? पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब उनको भी सोच लो, जावा कब से चल रहा है? सदियों से जावा चल रहा है। अब जाके लोग इसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, जबकि हजारों हजारों साल पहले जावा चल रहा था। मतलब भगवान देवी देवता भी जावा को फॉलो करते थे, तभी तो पॉलीमॉर्फिज्म किया। एक श्री कृष्ण भगवान, उनके 9 रूप, कई रूप में अवतार लिए ना, तो वो भी क्या कर रहे थे? पॉलीमॉर्फिज्म कर रहे थे। तो कितना टेक्नोलॉजी आगे था, और उस टेक्नोलॉजी को अब हम पढ़ रहे हैं। कोई नहीं। तो वन नेम मेनी फॉर्म। डॉग को देखा है तुम लोगों ने? देखे हो? अरे डॉग, डॉग, डॉगी देखा है? अरे विराट कोहली का एक इंस्टाग्राम पे फोटो आया था डॉगी स्टाइल। देखा था? हाँ?
अरे इंस्टाग्राम पे भाई देखा है मैंने, वो शायद पीछे में वो मिरर रहता है, खिड़की रहता है, विंडो रहता है, इतना ऐसा ही विंडो रहता है, उसके पीछे वो फोटो खिंचवाता है। पता नहीं तुम लोग इंस्टाग्राम, मैं नहीं यूज करता हूँ तब भी मेरे को पता रहता है। मैं सोशल मीडिया में कुछ भी नहीं यूज करता, ना फेसबुक, ना इंस्टाग्राम, ना स्नैपचैट, कुछ भी नहीं यूज करता। ओनली वन व्हाट्सएप, वो भी मेरी मजबूरी है। अब वो मजबूरी क्या है वो तुम्हें पता है, वो मजबूरी क्या है पता है कि मेरे को व्हाट्सएप का ग्रुप बनाना होता है, इसलिए। चलो, तो जो डॉग होता है अपने मालिक के साथ देखोगे बड़ा केयरिंग लविंग मूड में रहता है, लेकिन भाई साहब जैसे ही अननोन को देखेगा भौंकना स्टार्ट। वन पर्सन परफॉर्म मल्टीपल बिहेवियर, दिस नोन एज पॉली। तो वो क्या कर रहा है, पॉलीमॉर्फिज्म कर। हम अपने को ही लो ना, हम घर पे जाते हैं, मम्मी पापा के सामने हमारा जो बिहेवियर होता है वो डिफरेंट होता है, बहन के साथ डिफरेंट होता है, छोटे भाई के साथ डिफरेंट होता है। और भाई का तो कम्युनिकेशन मेरे को लगता है सबसे तगड़ा कम्युनिकेशन है। छोटे पे बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप रहता है, लेकिन जैसे जैसे भाई बड़ा होता है दोनों लोग की एज आसपास आती है, जैसे 30 का मैं हूँ, भाई 26 का है, 4 साल का। तो पता है मैंने आज का जो जनरेशन देख रहा हूँ या पीछे का उठा के देखता हूँ या आज का, दोनों भाई में बात होना बंद, एकदम काम से काम, एकदम काम से काम। इनफैक्ट बहुत जगह तो ये देखा है कि फादर और सन में भी बात करना, मतलब एक एज तक तो बात होती है, लेकिन जब दोनों मतलब एक मेच्योरिटी लेवल पे आते हैं तो उन दोनों में भी बात होना बंद हो जाता है। इनफैक्ट मम्मी का भी देखा है मैंने कि एक एज के बाद मम्मी के साथ भी कम्युनिकेशन बंद हो जाता है। एक रियलिटी है ये। तो एक पर्सन के बहुत सारे बिहेवियर होते हैं, पर्सन तो एक ही होता है ना, लेकिन उसका टाइम टू टाइम क्या होता है, बिहेवियर चेंज होता रहता है। उसी को हम क्या कहते हैं, मेरे को लगता है आप नहीं बोलोगे, एसी देख रहे हो ना, वन एसी गर्मी में सर्दी कर सकता है और सर्दी में गर्मी भी कर सकता है। और उसको सेट कर दो 35 पे तो हीटिंग करेगा, और उसको सेट कर दो 16 पे कूलिंग करेगा। देखिए एसी तो एक ही है ना, तो वो क्या हो रहा है, उसका बिहेवियर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो एक पर्सन का अगर बिहेवियर बार बार चेंज हो रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। अब ये जो पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है कंपाइल्ड टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और दूसरा होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। दो तरह के पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं। अब एक बात समझना, एक ऑब्जेक्ट की दो पहचान होती है, एक होता है प्रॉपर्टी, दूसरा होता है बिहेवियर। हमारी क्या पहचान है, हमारी प्रॉपर्टी और बिहेवियर पहचान है। ऑब्जेक्ट कैसे माना जाएगा कि भैया ये ऑब्जेक्ट है, ये मॉनिटर ऑब्जेक्ट है, तो मॉनिटर अगर ऑब्जेक्ट है तो इसकी पहचान क्या है कि इसका जो मटेरियल है ये इसका प्रॉपर्टी है, और जो ये डिस्प्ले कर रहा है, जो हमें दिखा रहा है, वो इसका क्या है, बिहेवियर है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट की पहचान क्या होती है, दो चीजों से होती है, एक होता है प्रॉपर्टी, दूसरा होता है बिहेवियर। अब अगर जावा में अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो उसका भी है क्या क्या। तो पहला चीज, जो जितने भी हम डेटा मेंबर डिफाइन करते हैं, जितने भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं, वो सब के सब क्या होते हैं, प्रॉपर्टी होते हैं। और जितने मेथड डिफाइन करते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, बिहेवियर होते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट हमारे मेथड को कॉल करता है, इसका मतलब अपने बिहेवियर को कॉल करता है। अब उसका बिहेवियर क्या हो रहा है, हर बार चेंज हो रहा है। मेथड सेम है लेकिन उसका काम करने का तरीका क्या है, चेंज है। जैसे अगर सबसे बड़ा एग्जांपल दूं तो प्रिंट एलन मेथड का देखोगे, आप बाइट देते हो उसको भी प्रिंट करता है, आप स्ट्रिंग देते हो उसको भी प्रिंट करता है, आप उसे कैर देते हो उसको भी प्रिंट करता है, आप उसको इंट देते हो उसको। वन मेथड परफॉर्म मल्टीपल टास्क, इसी को हम क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। अब वैसा ही हम भी कुछ करना चाहते हैं
क्या हमारा एक मेथड होगा, 2 मेथड होगा, 3 मेथड होगा, लेकिन तीनों का नाम सेम होगा, लेकिन उसका काम करने का तरीका क्या होगा, तीनों का अलग अलग होगा। तो एक होता है कंपाइल टाइम और दूसरा होता है, तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करने के लिए 2 तरीके होते हैं। पहला ऑपरेटर ओवरलोडिंग, और दूसरा होता है मेथड ओवरलोडिंग। अब देखो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब यह है कि अगर आपने जब प्रोग्राम को कंपाइल किया और उस टाइम अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी मेथड से आप कॉल करते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। और ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब होता है कि अगर आपका प्लस ऑपरेटर है तो प्लस ऑपरेटर मान लो इंटीजर को ऐड कर रहा है तो कैर को भी ऐड कर रहा है, स्ट्रिंग को भी ऐड कर रहा है, तो इसी को क्या कहते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं। ओवरलोडिंग एक ऐसा वर्ड है कि देखने में सेम होता है लेकिन उसका काम क्या होता है डिफरेंट। जैसे प्लस ऑपरेटर है, प्लस देखने में तो सेम होता है लेकिन वो इंटीजर को भी ऐड करता है, स्ट्रिंग को भी ऐड करता है, कैर को भी ऐड करता है। तो मतलब अगर ऐसा कोई करके हमें दे रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं। अगर किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को हम मेथड को कॉल करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। लेकिन जावा में, अभी तो मैं नॉर्मल बताया, जावा में Java does not support compile time polymorphism। सिंपल सी बात है यार, जावा में कंपाइल टाइम में क्या होता है, बाइट सोर्स कोड से बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। जावा में ऑब्जेक्ट कब बनता है, तो रन टाइम में बनता है। जब जावा में ऑब्जेक्ट ही रन टाइम में बनता है तो हम कंपाइल टाइम में किसी मेथड को कैसे कॉल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसलिए हम लिखते हैं या हम बोलते हैं कि जावा डज नॉट सपोर्ट कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग है ये इसलिए सपोर्ट नहीं करता है क्योंकि जावा इम्प्लिसिटली ऑपरेटर को ओवरलोड करके देता है, हमें एक्सप्लिसिटली करने की जरूरत। इम्प्लिसिटली कैसे करके दे रहा है भैया, इंट को ऐड करते हैं तो इंट को ऐड करके देता है, स्ट्रिंग को ऐड करते हैं तो स्ट्रिंग को भी ऐड करके देता है, लेकिन प्लस ऑपरेटर तो एक ही होता है। इसका मतलब ये ओवरलोडेड है, ऑपरेटर ओवरलोड ऑलरेडी जावा करके दे रहा है। तो जब जावा करके दे रहा है तो हमें करने की जरूरत नहीं है, और जो काम हम कर नहीं सकते उसके लिए हम क्या कहते हैं कि जावा डज नॉट सपोर्ट ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब बात करते हैं मेथड ओवरलोडिंग की। एक्चुअली मेथड ओवरलोडिंग कंपाइल टाइम में तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि कंपाइल टाइम में हमारा ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। जब हमारा ऑब्जेक्ट नहीं बनता है तो हम कंपाइल टाइम में क्या नहीं कर सकते हैं, मेथड ओवरलोडिंग को अचीव नहीं कर सकते। लेकिन अचीव कर सकते हैं, लेकिन कंपाइल टाइम में नहीं कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, रन टाइम में कर सकते हैं। तो इसका मतलब हम मेथड ओवरलोडिंग यहाँ पे करेंगे। और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए हमें क्या अचीव करना होगा, मेथड ओवरराइडिंग। ये तभी पॉसिबल है जब हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक हमें पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप नहीं पता होगा तब तक हम मेथड ओवरराइडिंग को अचीव नहीं कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। इसका मतलब कि 50% हमें यहां पढ़ना है और 50% जब हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे उसके अंदर हम मेथड ओवरराइडिंग को करेंगे, क्योंकि जब तक पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन हमें पता नहीं होगा तब तक हम मेथड ओवरराइडिंग को अचीव नहीं कर सकते हैं। सिंपल सी बात। तो इसका मतलब मुझे क्या अचीव करना है, मेथड ओवरलोडिंग। अब बात करते हैं मेथड ओवरलोडिंग की कि मेथड ओवरलोडिंग किसको कहते हैं। whenever multiple method with same name but argument is different
then this concept is known as method overload. उसको हम क्या कहते हैं? मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं. इसे नोट कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें मेथड ओवरलोडिंग का प्रोग्राम करा देता हूं. दिलीप के फोन किया था? नहीं होते कहाँ गए गाँव में उसके बाद उसकी रात से आएगा क्लास में उसका भी बैच नहीं बदला तो वैसे बिना वैसे तो ऊपर है. पहले वो हमारे मार्केट वाले में आ गया उसके बारे में के नया बैच बनाया है सब्जेक्ट लगी नए स्टार्टिंग से होंगे. तो 12 बजे वाला बैच नहीं बनाया था उसमें पहले उसने फोन करा मैडम ने बताया क्योंकि आज ज्वाइन करते फोन करो स्टार्ट कर तो इशू तुम्हारा कैसा चल रहा है? मैनुअल टेस्ट ऑटोमेशन कोर्स चल रहा है. इससे ज्यादा मजा आता होगा उसमें. एक्चुअली वहां पे टोटल प्रैक्टिकल करना होता है. थ्योरी चल रहा है, उसमें भी थ्योरी होता है. मैनुअल में तो थ्योरी है ना सारा. हाँ मतलब टेस्ट केसेस बनाने पड़ते हैं. तो ये जैसा कौन सा होता है? मैक्रो वगैरह नहीं यूज करते हो आप लोग? समझो ये डेवलपमेंट का पार्ट होता है. मैंने मैक्रोटेक में टेस्टिंग वगैरह किया है क्योंकि हम जिस लास्ट कंपनी में जो था ना वहाँ पे जो डेवलपर जो भी डेवलप करता था तो अपने टेस्ट केसेस टेस्टिंग यूनिट टेस्टिंग तो मॉकिटो के थ्रू टेस्टिंग वो करके हम तब देते थे टेस्टर को. टेस्टर फिर भी कुछ ना कुछ टेस्टर और डेवलपर को पता है वो 100 मजेरी वाली लड़ाई है. खतरनाक होता है टेस्टर. भाई साहब 6 महीने से कोड कर रहे हैं, वो 2 मिनट में कहता भाई तुमने कोड सही नहीं किया. पता है सबसे अच्छी बात या सबसे बेकार बात 99% लड़कियां टेस्टर होती हैं. किसी को घर में अगर खाना बना लिया और तुमको अपने खाने में कमी निकालना है किसी को टेस्ट नहीं कराना है. कोई लड़की हो उसको टेस्ट कराना. हम तो खुद करके टेस्ट करते हैं. कमी सुनना हो एक पकड़ छोटे भाई की शादी थी मेरी मम्मी बहुत देखने निकली. मेरी मम्मी मेरी मौसी मेरी बहन दम करीब 40 लड़कियों को ले जाएगा. मेरे को भाई चाहते क्या है सर? चला के खाना बना के और 1 लाख में मिल गई मुंबई में. एमएलए की लड़की थी वो विधायक की. खाना तो मैं बनाती नहीं हूँ, खाना तो मेड बनाती है. हर चीज का है सर. और उस वाले में मेरा भाई भी है. कह रहा मैं तो शादी करूंगा तो इसी से. और आज भी यही है, घर में मेरी माँ ही बनाती है और वो बताती है कि क्या बनाना है. अपोजिट हो गया.
मेरे से छोटा है 6 साल। मेरे 35 का हो गया, वो 29 का है। और उसकी 7 साल की बेटी भी है। और मेरे से 6 साल मेरी छोटी बहन है। 6 साल नहीं, और 3 साल। तो 3 साल इसका मतलब 32 की होगी। तो 32, उसके 2 बच्चे हैं, एक 9 साल का बेटा है, एक 6 साल की बेटी है। सबसे बड़ा मैं हूं और सबसे सुखी मैं हूं। नो रिलेशन, नो टेंशन। मोर रिलेशन, मोर टेंशन। हो गया ये? चलो भाई, अब आज का आखिरी प्रोग्राम और यहाँ पे हमारा पॉलीमॉर्फिज्म खत्म हो जाएगा। कल भी आओगे क्या तुम लोग? आने का मन है तो आ जाओ, कोई नहीं। अब अगले सैटरडे के दिन सारे लोग आना। इनफैक्ट जो उस वाले बैच के वो भी आना। अब कल आप लोग को जो आना है वो 11 बजे आना है। सानिया, तुम 2 लोग हो गए, और तीसरा कौन था? तुम सुबह वाले में आओगे कि 7:20 वाले में? हाँ, तो तुम 7:20 वाले में। बाकी सबको पता है, अब जो आएगा देखा जाएगा। गलती उन्होंने किया है, मैंने तो यार पहले ही बता दिया था। अंशुल और वो 2 लोग हो गए, 2 4, एक आध और बचे होंगे, देखते हैं। नहीं तो कल 11 बजे आना, ठीक है, अपने टाइम से। उसमें ऐड ए नया कॉन्सेप्ट शुरू होगा, तो इससे वरी नहीं होना, क्योंकि अब तुम इतना जान चुके हो कि तुम कोई भी क्लास अटेंड कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो बचेगा इसमें रिवीजन करते चलना। तुम लोग घर पे रह के क्या करोगे? खाना बनाना है ही नहीं, कैसा नहीं है? सर अभी तो हाई स्कूल पास करके निकले हो, अब अभी थोड़ी खाना बनाओगे। 11th में एडमिशन ले लिया? सर अब तो मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। अरे तो वही 11th फर्स्ट ईयर, तो वही तुम्हें कब लिया? तो 5-6 दिन पहले। महीने। 1 साल इंटरमीडिएट, उसके बाद 3 साल ग्रेजुएशन, बहुत लंबा टाइम है। चलो प्रोग्राम देख लो। ये हो गया ना पूरा? अब मान लो इसको तो मैंने इतना शॉर्टकट में लिखवा दिया। अगर मान लो तुम्हें थ्योरी लिखवाना होता, 2010 वाला ट्रेनर होता, तो देखो क्या करता है। वो भी तुम्हें दोनों दिखाता हूं मैं, दोनों तरीके पता है मेरे को। भेजता तो नहीं हूं भाई। पूरे डॉक्यूमेंट बच्चे बोले वोटिंग करवा दो। ये देखो भाई, अब मैं लिखवाता तुम लोग को तो ऐसे लिखवाता। ये देखो, ये रहा पॉलीमॉर्फिज्म का नोट्स। इसमें कितने लाइन में हो गया? तो ये आज के जनरेशन के हिसाब से है। अब पहले के जनरेशन में क्या होता था ना, कि उनको एक एक चीज बताना पड़ता था, तब समझते थे। गधे लोग होते थे पहले। और आज का बच्चा ना स्मार्ट होता है, उसको थोड़ा ही बताओ पूरा समझ लेता है। उसको कहोगे ए, तो वो ए नहीं समझेगा, वो सीधे जेड पे रहेगा। बीच वाला उसको पता ही नहीं है, कहेगा ए और जेड। स्मार्ट। मैं तुम लोग का तारीफ कर रहा हूँ, ये मत सोचना कि कमेंट कर रहा हूँ। चलो एक क्लास बनाते हैं। क्लास बनाया, इसके अंदर पहला मेथड बनाया ऐड। बाद में int x कॉमा int y, दूसरा मेथड बनाया वाइड ऐड int x कॉमा int y कॉमा int z।
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एक और मेथड बनाया वाइड एड int x comma int y comma int z comma int a comma system dot out dot println x plus y plus z plus a। हमने मेन मेथड बनाया पब्लिक स्टैटिक वाइड स्ट्रिंग टाइप का एरे पास कर दिया। डेमो t1 इक्वल टू न्यू डेमो t1 डॉट पहले में दो आर्गुमेंट भेजा, दूसरे में 3, चौथे में, तीसरे में 4। सेव किया डेमो टी डॉट जावा। इसमें राइट क्लिक करो, ओपन कंटेनिंग फोल्डर इन सीएमडी, जावा सी डेमो टी, कंपाइल किया 30, 60, 100 आ गया ना। अब इसमें क्या था, मेथड का नाम क्या है, ऐड ऐड ऐड, तीनों का नाम सेम है लेकिन इसके आर्गुमेंट क्या है, अलग अलग। इसी को हम क्या कहते हैं, मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग, इसे नोट कर लो। अब नेक्स्ट वाले क्लास में इनहेरिटेंस एक दिन पढ़ेंगे और दूसरे दिन एब्स्ट्रैक्शन और हमारा ओप्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एरे, एरे के बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग के बाद स्ट्रिंग हैंडलिंग, स्ट्रिंग हैंडलिंग के बाद नेस्टेड क्लासेस, पैकेज, फाइल हैंडलिंग, मल्टी थ्रेडिंग और सॉकेट प्रोग्रामिंग। ये हमारा जावा, कोर जावा का कैरिकुलम है। कभी कभार ना, तो कभी कभार ना क्या करना चाहिए, बैठ के लिखना भी चाहिए। नहीं, गूगल पे सर्च करना चाहिए, वहां से पढ़ना चाहिए। हाँ। एक जगह मिल जाएगा तो टाइम नहीं लगता है। कभी कभार करता उसके लिए कौन ही लिखेगा। अभी ज्यादा तुम्हारा बर्थडे कब है? 1 मार्च। 1 मार्च ओरिजिनल वाला है। हाँ, अभी टिकट पास होने लगा। जैसे मेरा 2 डेट ऑफ बर्थ है, एक तो मास्टर साहब ने रखा था, पहले गांव में मास्टर साहब लोग वो जन्म तिथि बनाते थे, और एक ओरिजिनल है जिसमें कुंडली बनी हुई है। तो ओरिजिनल वाले में है 22 अप्रैल दिन मंगलवार सुबह 4:15 13 कन्या राशि है मेरा। शादी की रेखाएं नहीं है। नहीं, मेरे में होगी। दूसरा, नो इमोशनल अत्याचार। मेरे पे कोई इमोशनल अत्याचार नहीं कर सकता। मेरे कोई सामने रोता भी रहता है ना, रोती जा रहा है, मैं भाई इग्नोर करके चला जाऊंगा वहां से। वो तुम भी कर लेते हो। मान लो मेरे सामने किसी का एक्सीडेंट हो गया, मैं छोड़ के चला जाऊंगा। कोई अगर पानी मांग रहा है तो उसको पानी दे ही नहीं सकता हूँ मैं, उसके दिखा के और पानी पीऊंगा मैं पानी को नहीं दे क्या बात। मेरे जिंदगी का मेन मकसद है जियो पर लेके दूसरे को जीने मत। अब बताओ। नहीं, मेरे पास कॉल है।
जावा बहुत आसान है, बस स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करना होगा। अब देखो 2 हफ्ते से पढ़ा रहा हूं, तुम्हें लगा कहीं कि जावा कठिन है? इजी है। वो इजी नहीं जिसमें स्वेटर धोते हैं। संस्कार कुछ भी हो जाए, ये बैच मत छोड़ना, नहीं तो जावा फिर 6 महीना पीछे हो जाए। पता चला ग्रेजुएशन उधर कंप्लीट हो गया, यहाँ जावा नहीं कंप्लीट। आर्यन तो कसम खा लिया है, कुछ भी हो जाए इस बैच में आना है। और किसी को कुछ पूछना है? अभी और पढ़ाऊंगा, लैपटॉप रख दिया तूने, फिर एड्रेस स्टार्ट करूंगा। आपने बहुत याद किया प्रोग्राम करने के लिए कहा। दोस्त बन गए क्या तुम्हारे? कॉलेज का है। कॉलेज का है? तो सीनियर है कि जूनियर है? तुम भी कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ, क्या करते हैं? घर में भी ऐसे ही रहता है, मतलब तो इतना ही परेशान रहता है। ये पक्का मतलब ये अपनी मम्मी का फेवरेट होगा, सही बात है ना? नहीं है, तभी अपनी मम्मी के फेवरेट होता है सर। नहीं, मैं तो अपनी मम्मी के लिए विलन हूँ। मेरी मम्मी मेरे को विलन समझती है। मैं जब मैं था नहीं, मुझे मैं भी जैसे जाऊंगा। चलिए तो आपकी गाली सुन लीजिए। शादी कर लीजिए, मम्मी क्या? हो जाएगी, शादी कर लीजिए, हो जाएगी मम्मी को। करूंगा, मैंने ये कभी कहा कि नहीं करूंगा। तो आज खाना बनाती हूँ, ठीक है? नहीं, मेरे को ऐसी सर कंडीशन बताओ। दूसरी टाइप की लड़की चाहिए जो खाना बनवाती हो, कपड़े धुलवाती हो, सारा काम मैं करूंगा, बस वो कमा के मेरे को देगी। सानिया, साजिया सही है ना ये? ऐसा यार जरूरी थोड़ी है कि लड़का ही लड़की को पालेगा, लड़की भी तो लड़के को पाल सकती है। ये बात जमाना बदल गया, गवर्नमेंट सरकार क्या कर रही है, लड़का लड़की सब एक समान। लड़की होती है ऑब्वियसली लड़की आ गई, तो अब ट्रेंड चेंज होना चाहिए। अब गवर्नमेंट और सबको माइंडली चेंज होना चाहिए कि जो लड़की जाती थी लड़के घर, अब उल्टा होना चाहिए, लड़के को आना चाहिए लड़की के घर। ठीक है, मेरे घर को जाए, मैं तो चला जाऊंगा, हंसते हंसते चला जाऊंगा। अरे 20-25 लाख रुपए तो दहेज भी देना होगा ना भाई, मैं तो वो भी देने के लिए तैयार। जिंदगी भर बैठ के खाने को मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, अच्छे अच्छे महंगे स्पोर्ट्स शूज, फलाना ढिमका। 20 लाख वन टाइम इन्वेस्टमेंट, एक बार इन्वेस्टमेंट कर लो। आइडिया अच्छा है, मतलब लड़के मान जाते हैं, लड़कियां नहीं मानती है। यही तो दुख की बात है। अब गवर्नमेंट हमारी क्या कह रही है, सरकार हमारी कह रही है लड़का लड़की एक समान। लड़की को भी समझना चाहिए, लड़का ना कमाए तो कमा लो, खुद कमाओ, खर्चा चलाओ। मुझे क्या पर डे 2000 रुपये, मुझे तो कुछ ज्यादा नहीं, पालन भी नहीं है। 2000 मेरे को दो, मैं घर का सारा काम सब कुछ करके 10 बजे कभी सास भी बहू अब मैं सीरियल लगा के देखूंगा, सामने का फोन आ जाएगा, वो बोले खाना बना देना, मैं पूछूंगा क्या बना देना,
स्विगी से ऑर्डर करो, खाना आ गया, बात खत्म। 1.2 लाख का आपको चाहिए पैकेज। अब फुली अब वो कपड़े धोने का टेंशन खत्म, एक तो मेल रख लो, की एंड का नहीं आता है एक मूवी, सिंपल सी बात है। वैसी लाइफ क्रेडिट कार्ड वो दे दे कि मैं अपना शॉपिंग करता रहूंगा दिन भर, उसके लिए भी एक दो कपड़े लाऊं, ऐसा नहीं है। अच्छा, अपने लिए पैंट का व्यक्तिगत माल। अरे वो तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, क्या नहीं वो तो मतलब तुम ही सब डिसाइड करोगे क्या, सारा डिसाइड यही करेगा क्या? लेकिन ये जो अभी बोला हो ना, प्रैक्टिकल ख्याली पुलाव बनाना बहुत आसान है, रियलिटी में ऐसा ये चीजें सुनने में अच्छी लगती है, प्रैक्टिकल है पर प्रैक्टिकल ईगो हर्ट होने लगेगा। मेरा नहीं होगा, मेरा नहीं होगा। मेरा भी नहीं होगा, मैंने अपना ईगो बहुत साइड में रखा। चलो बस इतना ही। अरे मैं सुनो, क्या होता है ना, क्लास स्टार्ट कर दो वो भी सुन रहे हो। तुम लोग को भी सुन ले। लाइफ में एक चीज अपने दिमाग में देखना, कभी भी कोई भी चीज होता है ना, वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या